आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के काव्यखंड कक्षा 12वीं के कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक गीत नामक कविता में दिन का पंथी किसे कहा गया है? तो दिन का पंथी यहाँ पर कवि को कहा गया है। ऑप्शन है चिड़िया को, कवि को, सूर्य को, प्रत्याशा को, यानी कवि को कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, अपने बच्चों के विषय में सोचकर पक्षियों की चंचलता किन अंगों में सबसे अधिक व्यक्त होती है? ऑप्शन है आपके आंखों में, हृदय में, पैरों में, पंखों में। तो सबसे ज्यादा होती है पंखों में। मुझसे मिलने को कौन विकल्प पंक्ति में कौन सा भाव है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है शिथिलता का, विहलता का, चंचलता का, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर विहलता का यानी दुख का भाव यहाँ पर है। अगले प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीडों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया की परों में क्या भरता है? तो यहाँ पर है शिथिलता, विकलता, चंचलता और विहलता। तो यहाँ पर चिड़िया के परों में चंचलता भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता में कवि में हताश और दुखी क्यों है? यहाँ पर ऑप्शन है पत्नी से तलाक होने के कारण, प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण, संतान सुख से वंचित होने के कारण और परिवार से बिछड़ने के कारण। तो यहाँ पर प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण। किसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे? गाय के, कवि के, पंथी के, चिड़िया के? तो चिड़िया के बच्चे, क्योंकि घोंसलों में अपनी माता पिता के इंतजार कर रहे होंगे। आगे है, एक गीत नामक कविता में कवि की पंक्ति मुझसे मिलने को कौन विकल्प किस भाव को व्यक्त करती है? तो यहाँ पर है प्रसन्नता, आश्चर्य, हताशा। तो यहाँ पर हताशा को व्यक्त कर रही है। हो जाए न पथ में रात कहीं, सोच कर कौन जल्दी जल्दी चलता है? ऑप्शन है चिड़िया के बच्चे, पंथी, चिड़िया, तोता। तो यहाँ पर पंथी जल्दी जल्दी चलता है। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे? दरवाजे से, छत से, नीडों से, खिड़की से। तो नीडों से यानी घोंसलों से झांक रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न परों को कैसा कर देता है? शिथिल कर देता है, चंचल कर देता है, विहल कर देता है, उपयुक्त सभी। यहाँ पर शिथिल कर देता है, यानी उसके मन में जोश नहीं रहता। एक गीत कविता में किस भाव की प्रधानता है? ये रति भाव, उत्साह भाव, हास्य भाव, वात्सल्य भाव। तो यहाँ पर वात्सल्य भाव की प्रधानता है। कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? अद्भुत, दिव्य, रोचक, अलौकिक। तो कार्यक्रम में रोचक होना चाहिए। ये कैमरे में बंद अपाहिज कविता से प्रश्न है। अगले हैं, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग किया गया है? तो यहाँ पर व्यवस्था पर, दूरदर्शन वालों पर, दर्शक पर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दूरदर्शन वालों पर व्यंग किया गया है। आज के ज़माने के आप मीडिया इसको कह सकते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस शैली का प्रयोग हुआ है? नाटकीय शैली, विवेचना शैली, वर्णनात्मक शैली और प्रतीकात्मक शैली। तो यहाँ पर नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? सबल को, दुर्बल को, बीमार को, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर दुर्बल को लाए थे। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर संवेदनशीलता का, दयालुता का, दुर्बलता का, संवेदनहीनता या क्रूरता का। तो यहाँ पर संवेदनहीनता और क्रूरता का उद्घाटन किया गया है। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? ऑप्शन है दया की, परोपकार की, क्रूरता की, वात्सल्य की। तो कैमरे बंद अपाहिज जो है क्रूरता की कविता है। कैमरे बंद अपाहिज कविता में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है? संस्कृत निष्ठ भाषा का, सहज और सरल भाषा का, साहित्यिक ब्रज भाषा का, साहित्यिक अवधि भाषा का। तो यहाँ पर जो है सहज और सरल
सामान्य भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, अपाहिज के ओठों पर कैसे भाव दिखाई देते हैं? आशा के, पीड़ा के, कसमसाहट के, उत्साह के। तो उसके ओठों पर दुख के कारण कसमसाहट के भाव दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या क्या दिखाना चाहता है? नए और पुराने कार्यक्रम, दर्शक और अपाहिज रोते हुए, सामान्य व्यक्ति की दुर्दशा और खुशी, समाचार और खेल। यानी दर्शक और अपाहिज दोनों रोते हुए। उसमें एक जगह आता भी है कि हमें दोनों एक साथ रुलाने हैं। आगे प्रश्न है, कैमरेबंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिमान किसे कहा गया है? तो ये दूरदर्शन वालों को कहा गया है। रघुवीर सहाय ने अपनी कविता कैमरेबंद अपाहिज किसे रेखांकित करने का प्रयास किया है? तो यहाँ पर जो मीडिया की क्रूरता को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। ममता के बादल की मंडलाती कोमलता कहाँ पिराती है? तो यहाँ पर बाहर, भीतर, सर्वत्र, बीच में। तो एक जगह आता भी है कि ममता के बादल की मंडलाती कोमलता भीतर पिराती है। तो इसका आंसर होगा भीतर। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि ने गरीबी को कैसा बताया है? शर्मीली, दुख भरी, सुखदायक, गर्वीली। तो यहाँ कवि ने उसको गर्वीली बताया है। प्रस्तुत कविता यानी सहर्ष स्वीकारा में बहलाती सहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती? तो एक जगह आता है कि बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। यही इसका आंसर रहेगा। सहर्ष स्वीकारा कविता में कवि की आत्मा कैसी हो गई है? कमजोर, दृढ़, संवेदनशील और सक्षम। तो यहाँ पर कमजोर इसका आंसर रहेगा। काठ का सपना किस विधा की रचना है? तो ये कथा साहित्य की रचना है। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि कहाँ लापता होना चाहता है? वायु में, आकाश में, बादलों में, धुएं के बादलों में। तो यहाँ पर धुएं के बादलों में कवि लापता होना चाहता है। पाताली अंधेरों की गुफाओं के विवरों में, यहाँ विवरों का क्या अर्थ है? तो यहाँ विवरों का अर्थ है बिल। बादल, बिल, गुफा, शिविर। और सही आंसर है बिल। आगे बढ़ते हैं। सहर्ष स्वीकारा कविता में शीर्षक कविता किस भाव की प्रधानता है? तो यहाँ पर क्रूरता, रुक्षता, कठोरता, विनय। तो ये विनय भाव की कविता है जिसमें कवि सब कुछ स्वीकार कर लेता। परिवेष्टित शब्द का क्या अर्थ है? पगड़ी, परिजन, चारों ओर से घिरा हुआ, परिक्रमा। परिवेष्टित होता है चारों ओर से घिरा हुआ। भवित्वा किसे डराती है? संपत्ति को, बिलखाती को, छाती को, पराती को। तो यहाँ पर छाती को डराती है। छाती से मतलब यहाँ पर हृदय को है। उषा कविता में किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही गई है? तो उषा कविता में लाल खड़िया चाक रंगने की बात की गई है। उषा कविता का कौन सा समय होता है? यानी उषा दिन का जो है प्रभात का समय होता है, जब सूर्य निकलने वाला होता है। कविता में जो उषा कविता में चौका किससे लिपा हुआ होने की बात कही गई है? तो यहाँ पर जो है राख से लिपा हुआ चौका जो बात हुई है। अगला प्रश्न है, उषा का जादू टूटने का समय क्या होता है? तो उषा का जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का जादू टूट जाता है। कविता में राख से लिपा हुआ क्या बताया गया है? आकाश, चंद्र, काली सिल, चौका। तो चौका यानी चूल्हा। चूल्हे को राख से लिपा हुआ बताया गया है। राख से लिपा हुआ चौका आकाश की किस स्थिति की व्यंजना करता है? तो यहाँ पर पवित्रता की, विशालता की, ताजगी की, गंभीरता की। तो यहाँ पर पवित्रता की व्यंजना करता है। राख से लिपा हुआ चौका गीला पड़ा होने से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर वर्षा, पानी, वातावरण में नमी और रात शेष होना। तो यहाँ पर वातावरण में नमी का परिचायक है कि जिस प्रकार से उषा काल में वातावरण में थोड़ी नमी रहती है। बहुत काली सील से क्या अभिप्राय है? रसोई की काली सील, रात की काली माँ, प्रातःकाल की काली माँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर रात की काली माँ का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
लाल खड़िया चाक क्या व्यंजित करती है? सूर्योदय से पहले की लालिमा, खड़िया चाक का लाल रंग, सूर्यास्त के बाद की कालिमा और दोपहर की लालिमा। तो लाल खड़िया चाक जो है सूर्योदय से पूर्व की लालिमा को व्यक्त करती है। नील जल में हिल रही हो में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर विवरणात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, संबोधन शैली और वर्णनात्मक शैली। यहाँ पर चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि शमशेर बहादुर सिंह जी एक बहुत अच्छे पेंटर भी थे, चित्रकार भी थे, इसलिए उनकी कविता में उनकी जो चित्रात्मक शैली है उसका प्रयोग किया गया है। प्रातःकालीन आकाश का रंग कैसा था? तो प्रातःकालीन आकाश का रंग लाल, नीला, सुनहरा, काला तो नीला था। लाल केसर से धुली काली सिल किसे कहा गया है? आकाश, सूर्य, तारे, चंद्रमा। तो आकाश को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। नीले आकाश में उदय होता हुआ जो सूर्य है किसके समान दिखाई देता है? तो यहाँ पर गौर वर्णीय सुंदरी के समान, यानी एक गोरी स्त्री के समान वो सुंदर दिखाई देता है। उषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा दिख बताया गया है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है केसर, सिंदूर, शंख और झील। तो उसे शंख की तरह नीला बताया गया है। लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने स्लेट पर, पंक्ति में स्लेट क्या है? तारे, सूर्य, धरती, आकाश। तो आकाश के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उषा कविता में बहुत काली सिल से किसके धुलने की बात की गई है? खड़िया, लाल केसर, पानी और वर्षा। तो लाल केसर का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है? तो सूर्योदय से पहले उषा का जादू होता है, जो सूर्योदय के बाद टूट जाता है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो ये लंका कांड से लिया गया, जब राम और दशानन के बीच में, रावण के बीच में युद्ध चल रहा था। लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप शीर्षक प्रसंग किस भाषा में रचित है? तो ये अवधी भाषा में रचित है, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। उमा एक अखंड रगराई, यहाँ पर उमा शब्द का क्या अर्थ है? तो उमा शब्द आपको पता है कि शंकर जी की जो पत्नी है उनका नाम पार्वती था, तो उसी के लिए, पार्वती के लिए प्रयोग किया गया है। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास गया था? तो रावण अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया था। कवितावली से उद्गत दो कविताओं में कवि ने किसका वर्णन किया है? तो यहाँ पर कवि ने आर्थिक विषमता का वर्णन किया है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख फली। उस प्रकार से आर्थिक विषमता का वर्णन किया गया है। सुहेसु विपिन हिम आतप पाता, यहाँ आतप का क्या अर्थ है? आतप का मतलब यहाँ पर धूप से है। श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लापता लगाया तो कौन हर्षित हुए? तो वहां पर भालू कपि समूह, जो भी वानरों का समूह था, वो वहां पर खुश हो गया था। लक्ष्मण किसको दुखी नहीं देख सकते थे? माता पिता को, हनुमान को, श्री राम को, गुरु को। तो लक्ष्मण जो यहाँ श्री राम को दुखी नहीं देखना चाहते थे। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरिदास जी था। तुलसीदास ने किसके पास रहकर 15 वर्षों तक वेदों का अध्ययन किया था? नरहरिदास के पास, रामानंद जी के पास, शेष सनातन के पास, वल्लभाचार्य के पास। तो आपका आंसर है शेष सनातन के पास। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और शेष हम अगले वीडियो में करेंगे। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।